Hello students, a very good morning to you all. After a so long time, we are back on our channel and please welcome the RBC Online at its platform again and welcome to all of you back. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनका एग्जाम हो चुका है, जो हमारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, और सीबीएसई वालों को ऑल द बेस्ट, क्योंकि आपका पेपर अभी होना बाकी है। लेकिन अभी सबसे पहले जो सामने सिचुएशन है वो है हमारे नीट एस्पिरेंट्स की है। अभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो है आपका नीट एग्जामिनेशन। तो उसको लेकर वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, जिससे आप नीट के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, वही होगा हमारा आज से स्टार्टिंग टॉपिक। वी विल फोकस ऑन आवर नीट अलॉन्ग विद द बोर्ड एग्जामिनेशन। हमारे 11th क्लास के जो बच्चे हैं, जो 10th के बाद 11th में जाने वाले हैं, उन्होंने 10th का एग्जाम दे रखा है, तो 11th के लिए जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है हम पहले उस पर फोकस करेंगे। इसलिए हमने नीट के अकॉर्डिंग अपना ये वीडियो प्लान किया है कि आगे के सारे वीडियोज आपको नीट एस्पिरेंट्स के लिए, साथ में बोर्ड स्टूडेंट्स जो 11th क्लास के हैं, जो 12th क्लास के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी क्लास 11th के जो काफी कॉम्प्लिकेटेड माने जाते हैं, बच्चों को वो इजिली समझ नहीं आते, जैसे एनाटॉमी पार्ट है, मॉर्फोलॉजी पार्ट है। तो इसके लिए एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट चाहिए होता है कि हम उस चैप्टर को इस तरह से पढ़ें जिससे हमें आसानी से वो चीज हमें टोटली समझ में आ जानी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम हमारा आज का एक चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 11, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स। आज हम बात करेंगे प्लांट्स के बारे में। मींस हमारी जो आज की टॉपिक है वो एनाटॉमी से रिलेटेड है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एनाटॉमी पार्ट। तो जैसे फिजियोलॉजी और एनाटॉमी ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक उसी तरह से आपको इसके बेसिस पर इसके बारे में जानना होता है। और प्लांट के बारे में, प्लांट एनाटॉमी जो है हमारी, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर मानी जाती है और इस चैप्टर से नीट के कई क्वेश्चंस हैं जो टच होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनाटॉमी। एना वर्ड जो है ये ग्रीक टर्म से लिया गया है, ये एक ग्रीक टर्म से लिया गया है, दैट इज एना। एना का मतलब ही होता है एज अंडर, और इसके साथ अटैच किया गया है द वर्ड टोमी। टोमी मीन्स टू कट, यानी कि अगर हम किसी भी चीज को, किसी भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, किसी भी चीज को उसके इंटरनल जाकर अंदर से उसको कट कर कर उसके बारे में स्टडी करते हैं और पूरी डिटेलिंग जानते हैं उसका, कि अंदर से वो चीज किस तरह की है, कैसे उसमें डिविजन्स हुए हैं, कैसा उसका स्ट्रक्चर है। तो उन सभी डिपार्टमेंट्स, उन सभी तरह के प्रोसेस को हम एनाटॉमी के अंडर में लेते हैं। किसी भी चीज को टोटली कट करना और उसके बारे में अंदर से इंटरनल स्टडी करना, यही डिपार्टमेंट हमारा एनाटॉमी कहलाता है। तो आप इसके बारे में एक शब्द, एक सेंटेंस से बता सकते हैं, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कोई भी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी अगर आप कर रहे हैं, स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एक्सेट्रा, या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई लिविंग प्लांट हो, कोई भी लिविंग चीज हो, अगर उसकी इंटरनल स्टडी आप कर रहे हैं, आपने उसको कट किया और उसके बारे में डिटेलिंग जानने की शुरुआत कर दी और उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी डिपार्टमेंट को हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे प्लांट टिश्यू के बारे में। टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम इज आवर टॉपिक। यानी कि आज हम प्लांट के बारे में, जैसे सपोज कीजिए ये एक प्लांट है, एक बच्चा इस प्लांट को बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसने देखा कि प्लांट की हाइट है, प्लांट में फ्रूट्स हैं, प्लांट के अंदर में, उस प्लांट में लीव्स ग्रीन कलर के हैं, फ्लावर्स हैं या नहीं। तो बाहर खड़े होकर उस प्लांट को ऑब्जर्व करना, दैट इज मॉर्फोलॉजी, वो कहलाता है मॉर्फोलॉजी, अगर आप किसी चीज को बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हो। लेकिन जब एक स्टूडेंट ने इसके सेक्शंस किए, इसके अंदर में कितने तरह की टिश्यूज है, इसमें फूड किस तरह से प्रोसेस होता है, अगर आप इसके लीव्स को देख रहे हो और लीव्स को आपने एक सेक्शन किया, लीव्स के अंदर में क्लोरोप्लास्ट कहां पर प्रेजेंट है, मतलब टोटली इंटरनल स्टडी अगर आप कर रहे हैं, देन इट इज नोन एज एनाटॉमी। तो आप समझ चुके होंगे कि हमारी टॉपिक क्या है, दैट इज एनाटॉमी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, जिसमें हमें हर तरह के टिश्यूज के बारे में बताया गया है कि प्लांट्स में कितने तरह के टिश्यूज होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर नाउ।
ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा चैप्टर रेडी है, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स। और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक डील करने वाले हैं हम, दैट इज टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम। ये है हमारी टॉपिक, टिश्यू क्या होता है और कितने तरह के इसके सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है उनकी, वो सेल होती है ना। आप सबने जूनियर्स में पढ़ा है कि कोई भी चीज जो है, जो लिविंग चीज है, उसका जो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है दैट इज सेल, है ना। तो सेल बहुत सारे मिलते हैं तो जाकर एक टिश्यू बनता है, और बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ये एक ऑर्गन कंप्लीट करते हैं, और ऑर्गन मिल करके एक ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ये चारों मिलने के बाद एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स तैयार होते हैं। चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, कोई भी फैमिली हो, उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो उसकी सेल होती है। ओके, अब देखिए यहाँ जो आपको दिख रहा है दैट इज टिश्यू। टिश्यू के बारे में अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप इसकी डेफिनेशन ये बता सकते हैं कि टिश्यू जो होता है ये सेल का ग्रुप होता है, यानी कि द ग्रुप ऑफ सेल टुगेदर मेक्स द टिश्यू। यानी कि अगर एक सेल का ग्रुप एक साथ हो जाए तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि टिश्यू जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यानी कि अगर कोई एक टिश्यू के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उस टिश्यू में स्ट्रक्चर और फंक्शन उसका सेम होता है। यानी कि एक साथ कई सारे सेल मिल गए और वो सेल एक सेपरेट हो गए एक साथ, और वो एक टिश्यू बन गया और उनका एक प्रॉपर काम हो गया। जैसे जाइलम टिश्यू, तो जाइलम टिश्यू का काम क्या होता है, प्लांट में वाटर को कैरी करना, है ना। फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करना। तो ये सब एग्रीगेट होकर सेपरेट होते जाते हैं और अपना एक पर्सनल काम करते हैं। तो उनका सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होते हैं, वो उनका काम और उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। एक जैसे टिश्यू है, एक जैसा काम कर रहे हैं तो वो टिश्यू भी देखने में एक जैसे होंगे, है ना। तो ये दो जो स्टेटमेंट है ये टिश्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब सवाल आता है कि प्लांट में सेल्स बनते हैं, लेकिन ये टिश्यू की ओरिजिन कैसे होती है। तो देखिए टिश्यू का जो ओरिजिन होता है ये भी सेम होता है, सेम इन ओरिजिन। यानी कि अगर कोई एक टिश्यू है, फॉर एग्जाम्पल अगर बात हो रही है जाइलम टिश्यू की, तो वो एक ही सेल से ओरिजिनेट होगा। जिस सेल से सारे टिश्यूज बन रहे हैं, जाइलम बनाने के लिए जितने भी टिश्यूज चाहिए ना, वो सब एक सेल, एक जैसे सेल से ही मिलकर बनते हैं। तो उनका ओरिजिन भी क्या होता है, सिमिलर होता है ना। तो इस तरह से हमारा जो टिश्यू होता है वो सेल का ग्रुप होता है। दूसरा, इसका सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलर होते हैं ये, और इनकी ओरिजिन भी सेम होती है। तो अब हमारी बारी है कि हम ये देख ले कि टिश्यू हमारा कितने टाइप्स का होता है और क्या इसकी ओरिजिन है, क्या डिफरेंसेस हैं, कितने तरह से टिश्यूज को ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर हैविंग द टाइप्स ऑफ टिश्यूज। सबसे पहले आप बेसिक समझ लो कि कोई भी प्लांट अगर हम लगाते हैं तो स्टार्टिंग टाइम में वो प्लांट छोटा होता है, धीरे धीरे करके उस प्लांट की हाइट बढ़ती है, उसकी चौड़ाई बढ़ती है, उसमें जो लीव्स छोटी होती हैं वो बड़ी होने लगती हैं। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे एक प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है। तो जब प्लांट के दो फेज हम देखते हैं, एक जब वो अपने ग्रोथ में लगा रहता है, जब उसकी ग्रोथ धीरे धीरे हो रही होती है, और एक ऐसा फेज जब वो उसकी हाइट, उसकी जो ब्रेथ है, चौड़ाई है, वो सब रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। प्लांट एक सर्टेन हाइट तक आकर रुक गया, लेकिन उसके अंदर जो ब्लूमिंग है, फ्लावर्स का खिलना जो है और जो फ्रूट्स आना है, ये सब कंटिन्यू है ना। तो इसका मतलब हमें दो चीजें समझ में आई है कि प्लांट के टिश्यूज जो होते हैं वो अपने दो स्टेज में होते हैं, एक उनकी इनिशियल स्टेज और दूसरा उनका फाइनल स्टेज, है ना। तो इस तरह से हमारे प्लांट का टिश्यू भी क्या होगा, वो दो तरह का होता है। एक हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम अविभेदित उत्तक भी कहते हैं। अविभेदित उत्तक का मतलब होता है
अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू जो अलग नहीं है, जो अभी सिर्फ डिवाइड कर रहा है, वो अपना हिस्सा लेकर अलग नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि ये अलग होकर कोई पार्ट बन जाएगा, नहीं, अभी ये सिर्फ डिवाइड करके अपनी साइज बड़ी करते हैं, अपनी लंबाई बढ़ाते हैं, अपनी चौड़ाई बढ़ाते हैं, तो इसीलिए इनको कहा गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसे डेफिनेशन आप देख सकते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक टिश्यू। ये एक एम्ब्रियोनिक टिश्यू का पार्ट होता है। एम्ब्रियोनिक हम किसको कहते हैं? भ्रूण अवस्था, यानी कि जब एक छोटा सा है पौधा, एक नन्हा पौधा है, उस समय उसमें जो भी टिश्यूज पाया जाएगा वो सब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, क्योंकि वो अपने एम्ब्रियो स्टेज में है। अभी वो धीरे धीरे क्या करेगा? ग्रो करेगा। उसके बाद और इसके बारे में लिखा गया दैट कंटिन्यूज टू डिवाइड, जो हमेशा कंटिन्यू रहता है, अपना डिवीजन करता रहता है। जैसे एक छोटा बच्चा, धीरे धीरे उसकी साइज बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है, और एक टाइम आता है जब उसकी हाइट जो होती है रुक जाती है। ठीक उसी तरह से एक प्लांट वो लगातार अपने साइज में डिवीजन कर रहा है, अपने सेल में डिवीजन कर रहा है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ये नन्हे पौधे से ही बन जाते हैं, नन्हे पौधे में ही प्रेजेंट है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो डिवाइड करते रहेंगे, हमारे प्लांट की जो हाइट है, जो ब्रेथ है, वो बढ़ती जाएगी, इसीलिए इनका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब देखिए यहाँ पे सेकंड हो गया परमानेंट टिश्यू। ऑफ कोर्स यहाँ आने के बाद सेल डिवीजन रुक जाता है। सेल डिवीजन इसलिए रुक गया क्योंकि जितना सेल बनना था वो बन गया है, अब वो डिफरेंशिएट होगा। अब वो सारे सेल जो बने हैं वो मिल मिलकर एक अलग अलग काम में लगेंगे, वो सब अपने अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और अपने आप को डिफरेंशिएट करके कोई जाइलम बन जाएगा, कुछ सेल का ग्रुप फ्लोएम बन जाएगा, कुछ सेल का ग्रुप जो होता है वो उसके ट्रैकियाइड्स बन जाएंगे, कुछ सेल का ग्रुप कॉलेनकाइमा बन जाएगा, कुछ सेल का ग्रुप जो है वो डिफरेंशिएट होकर लीव्स बनेगा, फ्लावर्स बनेगा, यानी कि वो सब धीरे धीरे अपने अपने टारगेट में लग जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। यानी कि परमानेंट टिश्यू जो होता है वो विभेदित उत्तक है। अब सेल विभेदित हो चुका है, अलग हो चुका है, और अलग हो करके वो अपने अपने ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ सेल यानी कि कोशिका का वो समूह दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड, अब ये डिवाइड नहीं कर सकता, ये मैच्योर हो चुका है, अब ये अपने अंदर से छोटे छोटे सेल्स नहीं बनाएगा, और फाइनली डिफरेंशिएट हो चुका है, अलग हो चुका है, और अलग होकर अपने लिए कुछ नया प्रोसेस करना शुरू कर चुका है। तो इस तरह से हमारे मेनली दो तरह के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। लेकिन जब हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, जैसे एक नन्हा सा पौधा वो कैसे बड़ा होने लगा, कितने तरह के कॉम्प्लेक्शन आए उसमें, कैसे कैसे उसमें चेंजेस आए, कैसे कैसे उसकी साइज बढ़ी, इस तरह से अगर हम देखें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की भी बहुत सारी ओरिजिन है। अब कहाँ से स्टेम निकल रहा है वो ओरिजिन, जहां से बर्ड्स निकल रहे हैं, कलियां निकल रही हैं वो ओरिजिन, जहां से उसके एपेक्स डेवलप हो रहे हैं वो ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन के बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को काफी सारे कॉलम्स में हमने आपके लिए डिवाइड किया है। देखिए इस चैप्टर को आपको समझना होता है, आपको टर्म्स याद करने हैं और चैप्टर समझना है कि प्लांट को आप एक छोटे से पौधे को बड़ा होता हुआ देखने वाले हैं, तो इसमें कहां कहां क्या चेंजेस आएगी, यही आपके टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि जो पौधा छोटा सा है उसमें क्या क्या ओरिजिन है, कौन सी चीज किस ओरिजिन पर है और कैसे वो डेवलप हो रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग ओरिजिन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इट्स ऑल कंपोनेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम समझने वाले हैं कि किस तरह से हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्लासिफाई किया गया है। देखिए क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें कुछ बेसिस चाहिए होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं जिस बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं, है ना। तो हमने एक तरफ आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट बेसिस लिखे हैं, दूसरी साइड में हमने टाइप्स लिखा है कि अगर कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसी बेसिस से ओरिजिनेट हो रहा है तो वो क्या होगा, किस टाइप का होगा। और सिर्फ टाइप्स ही नहीं, हमने आपके लिए बेहतरीन एग्जाम्पल्स लिखे ताकि आप टाइप्स, बेसिस और एग्जाम्पल तीनों को सीक्वेंस वाइज समझकर उस प्लांट को अच्छे से समझ पाए, अच्छे से एनालाइज कर पाए, है ना। ये जो क्लासिफिकेशन की गई है इसके जरिए आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आने वाले नीट के सारे क्वेश्चंस आपके एक बार में ही कवर हो जाएंगे। तो अगर आप इस चार्ट को सिर्फ रिवीजन करते रहते हैं, आप इसको समझ सकते हैं कि मास मेरिस्टेम में कौन आएगा, एग्जाम्पल क्या है, प्लेट मेरिस्टेम का एग्जाम्पल क्या है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्लासिफाई किया हमने। नंबर 1 हमने लिया है ग्रोथ। जैसे एक नन्हा सा पौधा जब वो ग्रोथ में है, अपने ग्रोथ के स्टेज में है, तो उस ग्रोथ के स्टेज में उस टाइप को हम क्या कहेंगे, प्रो मेरिस्टेम कहेंगे। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जब ग्रोथ हो रही होती है उस समय हम उसको प्रो मेरिस्टेम कहते हैं। और ऑफ कोर्स जब बात ग्रोथ की है तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने
लिया एपिकल इनिशियल सेल एंड इट्स डेरिवेटिव्स। जितने भी इनिशियल सेल हैं, जितने भी स्टार्टिंग सेल हैं जो प्लांट में नए बन रहे हैं, जो एक डेरिवेटिव्स की तरह काम कर रहे हैं, जिसके जरिए नए नए सेल डेवलप होकर कुछ पार्ट्स बना ले, तो ग्रोथ होने के समय कोई भी चीज अपने ओरिजिन पे होती है और स्टार्टिंग पोजीशन पे होती है। तो यानी कि स्टार्टिंग में जितने भी सेल्स हैं प्लांट के, वो सब क्या कहलाते हैं? प्रोमेरिस्टेम कहलाते हैं। तो हमने ग्रोथ के बेसिस पर एक नया वर्ड जाना, दैट इज द टिश्यू which is in the growth phase is known as promeristem, है ना। दूसरा बेसिस हमने लिया है प्लेन ऑफ डिवीजन। अब एक प्लांट धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो उसका एक ब्रांच सीधा जा रहा है, कुछ ब्रांचेस उसके साइड से निकल रहे हैं, प्लांट्स में कुछ अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो उस बेसिस पर हमने लिया कि इनका डिवीजन बेसिस क्या क्या है, किस तरह से ये डिवाइड होते हैं। तो देखिए मास मेरिस्टेम, मास मेरिस्टेम, मास मतलब होता है बहुत ज्यादा, लार्ज नंबर, यानी कि जब एक ऐसा प्लांट का पार्ट जहां पर बहुत ज्यादा सेल मिलकर जमा हो जाए और वो कुछ बन जाए, तो दैट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज नोन एज मास मेरिस्टेम। और इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया है यंग एम्ब्रियो एंडोस्पर्म। ऑफ कोर्स फ्लावर्स में एंडोस्पर्म का काम होता है कि ये जाइगोट को नरिश करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फ्लावर में एंडोस्पर्म होता है और इस एंडोस्पर्म में इतना ज्यादा सेल प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि एंडोस्पर्म ही है जो नरिश करता है छोटे से जाइगोट को प्लांट के, ताकि वो फिर से एक नया फ्लावर बनकर खिल जाए। तो यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा सेल की मात्रा हो, बहुत ज्यादा वहां पे कोशिकाएं पाई जाए, तो उस तरह के पार्ट को हम कहेंगे मास मेरिस्टेम, है ना। दूसरा है प्लेट मेरिस्टेम। प्लेट से ही आपको समझ में आ चुका होगा कि ये एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता होगा और इसकी जो बेसिस है प्लेट मेरिस्टेम की, वो फ्लैट एंजियोस्पर्मिक लीफ है। यानी कि जो फ्लावर्स में जो लीफ प्रेजेंट होती है, जिसका स्ट्रक्चर फ्लैट लीफ होता है, चौड़ी चौड़ी जो पत्तियां होती हैं, जो एक बार फुल्ली डेवलप हो गई, अब उसमें कोई भी तरह का चेंज नहीं आ सकता, वो लीफ हमेशा वैसे ही डेवलप हो रही है, तो उसको हम कहते हैं प्लेट मेरिस्टेम। तीसरा होता है रिब मेरिस्टेम। रिब एक ऐसा पार्ट होता है, जैसे हम लोग के बॉडी में रिब्स हैं, रिब्स हमारे स्केलेटन को सपोर्ट करते हैं ना, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो रिब्स से हमारे पूरे थोरासिक कैविटी को, हमारे चेस्ट कैविटी को सपोर्ट मिलता है। उसी तरह से प्लांट में रिब मेरिस्टेम जो होता है, ये प्लांट का सपोर्ट सिस्टम तैयार करता है। जैसे उसके पूरे बाहर के स्ट्रक्चर को ये मजबूत करेगा, तो उसको एपिडर्मिस कहते हैं। आप एक प्लांट को अगर छू रहे हैं तो आप जो सरफेस को टच करते हैं, दैट इज एपिडर्मिस। लीफ का जो किनारा होता है, दैट इज एपिडर्मिस। उसके बाद कॉर्टेक्स ऑफ रूट एंड स्टेम। यस, रूट और स्टेम का जो बाहर का ब्रिज है, जो बाहर का पोर्शन है, जो मिट्टी के कांटेक्ट में है, जिसके जरिए रूट और स्टेम दोनों मतलब वेल डेवलप हो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। यानी कि देखिए रूट को, स्टेम को और बाहर से चारों तरफ के प्रोटेक्टिव सरफेस को मजबूती देने वाला जो पार्ट है, दैट इज नोन एज रिब मेरिस्टेम। तो यानी कि डिवीजन के हिसाब से 3 डिवीजन हो गया। कैसे? देखिए रूट और स्टेम, प्लांट का ऊपर और नीचे का पार्ट जो है वो तैयार हो गया, चारों तरफ का जो सरफेस है एपिडर्मिस वो तैयार हो गया। दूसरी चीज आती है लीव्स, लीव्स बनकर तैयार हो गई। तीसरा अंदर में फ्लावर की डेवलपमेंट, ताकि फ्रूट वगैरह बन सके, तो उस चीज को डेवलप कर दिया हमारे मास मेरिस्टेम में। तो एक प्लांट के अंदर हम बेसिक चीज तो यही जानते हैं कि उसका स्टेम होना चाहिए, उसके रूट्स होने चाहिए, उसके फ्लावर्स होने चाहिए, उसकी लीव्स डेवलप होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन 3 पार्ट की मदद से हमारे प्लांट का वो सारा चारों इंपॉर्टेंट बेसिस जो है तैयार हो गया। तीसरी चीज आ रही है ओरिजिन। अब देखिए ओरिजिन का मतलब होता है जहां से बनना शुरू होता है वो। अब ओरिजिन के हिसाब से कोई चीज कहीं पर बन रही है तो लगातार बनती चली जा रही है, और कोई चीज कहीं पर बन रही है तो बनने के बाद वहां से किसी और जगह जाकर वो एस्टैब्लिश हो रही है। जैसे हमारे पास बहुत सारी कंपनीज वगैरह में काम होता है, तो एक प्रोडक्ट बन रहा है, बनने के बाद उस प्रोडक्ट को वहां से कहीं और ले जाकर सेल आउट किया जाता है, वो कहीं और काम में आता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो उसी जगह पर प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से ओरिजिन के बेसिस पर हमारे 2 ओरिजिन है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेरिस्टेम का काम ही है कि वो जिस पोजीशन पर है वो वहीं पर लोकेटेड होगा, और लोकेटेड रहकर वो डिविजन्स करते रहते हैं। जैसे आपको दिख जाएगा एपिसेस ऑफ रूट एंड स्टेम। अब रूट और स्टेम इनका काम फिक्स है कि रूट जो होते हैं वो मिट्टी से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करेंगे, वो मिट्टी के नीचे होते हैं और वहां से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और स्टेम्स का काम क्या होता है कि ये ब्रांचिंग करते हैं, इनका काम है जमीन से ऊपर की तरफ प्लांट को खींचना और बढ़ाना। तो ये दोनों अपने काम पे फिक्स है। उसके बाद सेकेंडरी मेरिस्टेम जो होता है ये इंटरनली डेवलप होता है, ये प्लांट के अंदर रहकर अपना काम करता रहता है। जैसे वेस्कुलर कैम्बियम, प्लांट में जाइलम फ्लोएम का काम फिक्स है, वो अंदर में डेवलप है, जाइलम वाटर
का ट्रांसपोर्ट कर रहा है और फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह से हमारे ये हो गए प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम। तीसरी चीज और जो चौथे नंबर पे है दैट इज पोजीशन। पोजीशन के बेसिस पर एक प्लांट अगर आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपके लिए एक सेक्शन बनाया है कि इससे आपको समझ में आ जाएगा। समझ लीजिए कि ये प्लांट ऊपर की तरफ जाएगा, मैंने यहाँ से कट सेक्शन दिखाया है आपको ताकि आप अंदर का मैं आपको समझा दूं। ये प्लांट ऊपर जाएगा, इसमें लीव्स वगैरह सब होंगे, समझ लीजिए। तो इतना सारा पार्ट मैंने आपके लिए बनाया। पोजीशन के बेसिस पर एक नंबर पोजीशन है एपिकल पोजीशन, जो प्लांट को ऊपर की तरफ खींचता है या उसके नीचे की तरफ खींचता है, यानी कि रूट और स्टेम। एक स्टेम जो ऊपर की तरफ ले जाएगा और रूट जो नीचे की तरफ बढ़ेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, एपिकल। देखिए एपिकल के लिए मैंने लिख दिया है शूट एंड रूट एपेक्स। ये किस सिस्टम में आता है, एपिकल सिस्टम में आता है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर दिखाया है, लेकिन नीचे की तरफ रूट जो है वो भी क्या हो जाएगा, एपिकल हो जाएगा। दूसरा होता है लैटरल। लैटरल का मतलब जो प्लांट को दोनों तरफ से मजबूती दे, बीच में रहकर दोनों तरफ से सारे डेवलप्स हैं और प्लांट को पूरी चारों तरफ से प्लांट को क्या कर रहे हैं ना, सपोर्ट कर रहे हैं। बीच में दो एक्सिस, तो प्लांट के अंदर में ऐसे बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको दो पार्ट्स में दिखाया गया है, दैट इज लैटरल, जो प्लांट में वैस्कुलर एंड कॉर्क कैम्बियम का काम करता है। कॉर्क जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, आपको पता होगा, जो प्लांट के सेल के एपिडर्मिस सरफेस के अंदर प्रेजेंट होता है और प्लांट को प्रोटेक्शन देता रहता है। तो ये अंदर, और जैसे वैस्कुलर में हो गए हमारे जाइलम हो गए, फ्लोएम हो गए, ये सब अंदर रहकर प्लांट को डेवलप करते हैं। तीसरी चीज आती है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी का मतलब होता है कि ये अपने एक बीच बीच में कहीं कहीं पर प्लांट पर लोकेटेड होंगे। इंटरकैलरी, इंटर मींस बीच बीच में, कहीं कहीं पर, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा नॉब, यहाँ पे एक छोटा सा नॉब, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा है, तो इंटरकैलरी हम इसी को कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, इंटर नोड्स के बेसिस हो जाते हैं। अब इंटर नोड्स को लेकर अगर मैं आपको बताऊं, सपोज दैट ये मेरा एक स्टेम है, यहाँ पर एक लीफ डेवलप हुई है, दूसरी लीफ जस्ट नीचे डेवलप हुई है, तो बीच का पोजीशन जो खाली पोजीशन है इसी को हम इंटर नोड कहते हैं। जहां से लीफ निकल रही है दैट इज नोड, लेकिन दो नोड के बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटर नोड। मैंने आपको पहले ही बोला बीच बीच में कहीं कहीं पर सरफेस प्रेजेंट हो जाए तो उसको हम इंटरकैलरी कहते हैं। जैसे बेसिस ऑफ इंटर नोड्स, लीव्स ऑफ ग्रासेस। ग्रासेस जो होते हैं वो भी इंटर नोड्स टिश्यू के हिसाब से डेवलप होते हैं, एस्टरेसी फैमिली दैट इज। तीसरा गाइनोफोर ऑफ ग्राउंडनट। ग्राउंडनट का गाइनोफोर यानी कि जो बादाम होता है उसके अंदर का जो गाइनी पार्ट होता है वो भी एक तरह का इंटरकैलरी सिस्टम ही डेवलप करता है। ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि ये अक्सर नीट के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है और अक्सर पूछा जाता है कि गाइनोफोर ऑफ ग्राउंडनट इज अ टाइप ऑफ, विच टाइप ऑफ मेरिस्टेम इट इज, किस तरह का ये मेरिस्टेम होता है, तो इट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो ये एग्जाम्पल्स है और ये इसके सारे टाइप्स हो गए और नंबर 3 में बेसिस है। अब किस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको एक एग्जाम्पल देकर उसका बेसिस भी पूछा जा सकता है, आपको एक टाइप देकर उसका एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। मतलब ये पूरा कॉलम जो है वो नीट स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास में हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और हमने टिश्यू चैप्टर शुरू कर दिया है और अनडाउटली आपको वीडियोस मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम, किस तरह से मेरिस्टेम को क्लासिफाई किया गया है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए जितने भी नीट लेवल इंपॉर्टेंट चार्ट में आ जाने चाहिए वो सब मैंने आपको दिए हैं। तो आप इसको पढ़िए और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा दूसरा परमानेंट टिश्यू, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट है क्योंकि मैक्सिमम टाइप्स जो है वो आपको परमानेंट टिश्यू में ही पढ़नी है। सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एवरीथिंग वी विल गो विद द टॉपिक्स as soon as possible. Till then please take care and have a safe day। और आपको नीट के सारे बैक टू बैक टॉपिक्स मिलते रहेंगे। Please support us and please share the videos as much as you can. Thank you so much.